डॉक्टर ने एक धातु की सिरिंज निकाली और कैथेटर के माध्यम से अनगिनत नैनोबॉट्स छोड़ दिए जो मेरी त्वचा पर टपकने लगे। ये रोबोट मेरी आंखों में घुस गए और मेरे पूरे शरीर को स्कैन करते, फिर 24 घंटे बाद मेरे मूत्र के जरिए बाहर निकल जाते। अभी मुझे स्कैन के नतीजे मिल गए। नतीजे का इंतजार करते हुए मैं काम के इलाके की ओर बढ़ गया। मैंने अपने सहकर्मियों से शिकायत की कि जिंदगी कितनी एकरस हो गई है। हर दिन वही खाना खाना, एक जैसे सफेद यूनिफॉर्म पहनना और दिमाग सुन कर देने वाला उबाऊ काम करना। हम बस बार बार पोषक तत्वों का इंजेक्शन लगाते रहते थे, लेकिन हमें ये बिल्कुल नहीं पता था कि ये पोषक तत्व आखिरकार कहाँ जाते हैं। हम बात कर ही रहे थे कि एक महिला सहकर्मी अचानक तेज दर्द से दोहरी हो गई और वहीं गिर पड़ी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई पीड़ा नहीं थी। इसकी बजाय उसका चेहरा पूरी तरह से खुशी से भरा हुआ था। वो प्रसव पीड़ा में जाएंगे। इसका मतलब था कि वो जल्दी पैराडाइज आइलैंड जाने वाली थी। सबकी बधाइयों के बीच मेडिकल स्टाफ उसे व्हील चेयर में डिलीवरी रूम ले गया। इस अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए मैंने कंप्यूटर चिप निकाल ली और टेक सपोर्ट को फोन किया, ये कहते हुए कि मेरा कंप्यूटर खराब हो गया और उसकी मुरम्मत की जरूरत है। मेरे सुपरवाइजर को किसी काम से जाना पड़ा तो उन्होंने मुझे चाबियां दे दी और कहा कि मैं खुद ही किसी इंजीनियर को ढूंढ लूं। मैं मरम्मत विभाग गया और अपने दोस्त जैक को ढूंढ लिया। हम हमेशा की तरह अपनी सुस्ती के समय का फायदा उठाकर पीते और बातें करते थे। हर बार जब हम पीते तो मैं सोचने लगता कि जब पृथ्वी पहले ही परमाणु विकिरण से बुरी तरह प्रदूषित हो चुकी है तो वो ये शराब कहाँ से ला रहा है। ऐसी चीजों की आपूर्ति तो कब की खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन जब भी मैं पूछता, जैक सवाल टाल देता और मुझे चेतावनी देता कि इधर उधर तांग झांक मत करना और हमारी शराब पीने की बात कभी किसी को मत बताना, वरना हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। ये कहने के बाद जैक जल्दी से चला गया अपने किराए के कमरे में आराम करने के लिए। मैं वहीं खड़ा रह गया, समझ नहीं पा रहा था क्या करूं। तभी अचानक मेरी नजर एक तितली का पड़ी। बाहर का वातावरण पूरी तरह से प्रदूषित था। वहाँ कोई भी जीवित प्राणी जिंदा नहीं रह सकता था। हैरान होकर मैंने जैक के पीछे छोड़े माचिस के डिब्बे से तितली को पकड़ लिया और उसे अपने कमरे में ले जाकर एक फूलदान में रख दिया। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढा और उसे बताया कि मेरे साथ क्या हुआ था। वो हैरान रह गई और बोली कि वो खुद उसे देखना चाहती है। ठीक उसी समय बड़ी स्क्रीन पर नए लॉटरी विजेताओं की घोषणा हुई और इस बार मेरी गर्लफ्रेंड उनमें से एक थी। इस खबर ने मुझे खुशी और दुख के बीच उलझा दिया। मैं खुश था कि वो जल्दी एक आजाद और खूबसूरत जिंदगी जी सकेगी, लेकिन ये सोचकर दुखी भी था कि ये अलविदा हमेशा के लिए हो सकता है। फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकता था, बस एक कड़वी मीठी मुस्कान के साथ उसे उसके सपने पूरे होने की बधाई दी। उस रात मेरे मन से एक बुरा एहसास हट ही नहीं लाता। गमले में फंसी तितली को देखते हुए मैं करवटें बदलता रहा। नींद नहीं आ रही थी। अचानक मेरे दिमाग में एक साहसी विचार आया। जब आसपास कोई नहीं था तो मैं चुपके से वहीं लौट गया जहाँ मुझे तितली मिली थी, उन चाबियों का इस्तेमाल करते हुए जो मैंने उस दिन पहले ली थी। मैंने तितली को आजाद कर दिया और उसके पीछे पीछे चल पड़ा, ये जानने के लिए दृढ़ था कि वो कहाँ से आई है। गलियारे के अंत में मैंने अपने सिर के ऊपर एक फर्श का पैनल उखाड़ा और एक ऐसा स्तर खोजा जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। यहाँ के रहस्य को जानने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर मैंने एक देखभाल करता की वर्दी उठा ली ताकि मेरी सफेद पोशाक छुप जाए और मैंने तलाश शुरू कर दी। संयोग से मैं डिलीवरी रूम में पहुंच गया जहाँ वे गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी में मदद कर रहे थे। मैंने देखा कि मेरी पूर्व सहकर्मी ने सफलतापूर्वक अपने बच्चे को जन्म दिया है और मुझे उसके लिए सच में खुशी हुई। वो जल्दी पैराडाइज आइलैंड जाने को लेकर बेहद उत्साहित थी। एक नर्स ने उसके पैरों को कसकर बांध दिया, फिर उसे एक अजीब मुस्कान के साथ देखा। इसके पहले कि वो कुछ कर पाती, एक और डॉक्टर ने जल्दी से उसकी आईवी में जहर की भारी मात्रा इंजेक्ट कर दी। तेज झटकों के साथ उसकी इच्छा पूरी हुई और वो पैराडाइज आइलैंड चली गई। ये सब देख के मुझे अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं हुआ था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि पृथ्वी का तथाकथित अंतिम शुद्धाश्रय वास्तव में मौत की जगह है। फिर नर्स ने बच्चे को उठाकर दूसरे कमरे में ले गई। मुझे देखकर झटका लगा कि अंदर जो महिला थी वो बिल्कुल मेरी सहकर्मी जैसी दिखती थी।